गैमेटोजेनेसिस और वी कैन से युग्मक अरे बेटा जी चलो, युग्मक जनन और गैमेटोजेनेसिस। लास्ट क्लासेज के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूरी बात कर ली थी। ठीक है, आज अपने पास में टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानने का मेन मोटिव क्या था। मोटिव ये था कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन को अपन समझ पाए, मानव जनन को समझ पाए। मानव जनन को समझने से पहले वो जनन जिन जननांगों के द्वारा होता है उन जननांगों को पढ़ा, उन जननांगों से या सेक्स ऑर्गन्स से कौन कौन से युग्मक निकलते हैं, यानी कि मेल युग्मक और यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो मिलकर के युग्मनज बनाएंगे। इसी को तो अपन जनन कहते हैं, है ना। तो वो मेल और फीमेल युग्मक बनते कैसे हैं, पहली टर्म हम पढ़ेंगे युग्मक जनन के अंदर मेल के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं कि युग्मक जनन है क्या बेटा। युग्मक जनन जो है युग्मकों के बनने की प्रक्रिया, और वी कैन से द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इज नॉन एज युग्मक जनन और गैमेटोजेनेसिस। अब इसी डेफिनेशन को थोड़ा हम चेंज कर रहे हैं। हमने बात की कि जननांग जिनसे युग्मक जो है स्त्रावित होते हैं, ये युग्मक कैसे होते हैं बेटा, द्विगुणित होते हैं या अगुणित होते हैं? अगुणित होते हैं। युग्मक कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। तो वो किसी न किसी द्विगुणित कोशिका से बनेंगे। द्विगुणित कोशिका से बनेंगे तो बनने वाली जो स्ट्रक्चर होगी वो अगुणित होगी। तो इनके बीच में एक विभाजन होता है जिसको अपन बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो हम क्या बोलेंगे कि द्विगुणित संरचनाओं, या हम बोलेंगे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स, से किसका निर्माण होना, हैप्लॉइड या अगुणित संरचनाओं का निर्माण, और ये अगुणित संरचना ही क्या कहलाती है? अगुणित संरचनाएं, यही जो है वो युग्मक कहलाती है। मेल के अंदर इसी युग्मक को हम कहते हैं क्या, मेल के अंदर इसी युग्मक को हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं बेटा? और फीमेल के अंदर इसी युग्मक को हम बोलते हैं अंडाणु, यानी स्पर्म एंड ओवम और एग। एक्स नहीं, एक ही अंडा बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आई। तो ये है युग्मक जनन। इस युग्मक जनन के अंदर अगर मेल पार्ट बने, कौन सा बने बेटा? मेल पार्ट। पहला, नर युग्मकों के बनने की प्रक्रिया, क्या कहलाएगी? नर युग्मक जनन, या जिसको हम बोलते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ टर्म यही ध्यान में रखते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। सेकंड बात करें कि मादा
युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अंडजनन, अंडजनन जिसको बोलते हैं oogenesis, oogenesis। ये तो हो गया अपने पास में कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, और ये हो गया oogenesis। कोई दिक्कत नहीं? आगे चले। अब हम पहली टर्म डिटेल में पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। अब स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या? हाँ बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस जैसा अपन ने पढ़ा कि स्पर्म या नर युग्मकों का निर्माण होना। कहाँ बनेंगे? कहाँ बनते हैं नर युग्मक? बनते कहाँ हैं? टेस्टिस या वर्षण में। वर्षण में हमने क्या बोला था? वर्षण की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। वर्षण की स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर हमने दो स्ट्रक्चर पढ़ी थी। एक तो पढ़ी थी नर जर्म कोशिका, और एक पढ़ी थी हमने सर्टोली कोशिका। याद आया? इस तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी थी। अरे बेटा क्या कर रहे हो? इस तरीके की स्ट्रक्चर पढ़ी थी जिसके अंदर ये कोशिकाएं थी। इनको तो हमने बोला था नर जर्म कोशिका, ये नर जर्म कोशिका, और इनके बीच बीच में कौन थी? सर्टोली कोशिका। ऐसे यही थी। ये नर जर्म कोशिका जो है, ये नर जर्म कोशिका या मेल जर्म सेल जो है, वही आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती है? स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूं। ये वाली जो कोशिका है, इस कोशिका को मैंने नाम दिया क्या? नर जर्म कोशिका। चलो, इस नर जर्म कोशिका जो है उसमें हम बात करेंगे कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया है, यानी कि नर युग्मकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है, वो मुख्य रूप से दो चरणों में चलती है। कितने चरणों में चलती है? दो चरणों में चलती है। पहले चरण की बात करें, एक मिनट इधर ध्यान देना। पहले स्टेप की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप आता है स्पर्मेटिड का निर्माण। अब स्पर्मेटिड क्या है, आगे पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे तब पता चलेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या आया? स्पर्मेटिड का निर्माण। चलो ठीक है, और दूसरा स्टेप आ जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये दोनों टर्म क्या है, हम बाद में इसको डिटेल में पढ़ते हैं। जो स्पर्मेटिड की प्रक्रिया है, इस स्पर्मेटिड की प्रक्रिया जो है उसको हम बांटते हैं तीन अवस्थाओं में। कितनी अवस्थाओं में? कितनी अवस्थाओं में बेटा? पहली जो अवस्था है उसको अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, या हम बोलते हैं गुणन अवस्था। क्या बोलते हैं? गुणन अवस्था। दूसरी जो फेज है उसको बोलते हैं वृद्धि प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था। और तीसरी जो फेज है उसको अपन बोलते हैं, पहला तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरा ग्रोथ हो गया, तीसरी मैच्यूरेशन जिसको बोलते हैं परिपक्वन प्रावस्था। परिपक्वन
परिपक्वन प्रावस्था। अब ये कैसे होता है, इस डायग्राम के जरिए देखते हैं। देखना इधर, सबसे पहले जो मेल जर्म सेल या नर जर्म कोशिका है, इस कोशिका में, ये कोशिका है, इस कोशिका में सबसे पहली फेज होती है जिसको अपन गुणन प्रावस्था कहते हैं। गुणन का मतलब मल्टीप्लीकेशन होना, यानी कि मल्टीप्लाई होना। इसमें क्या होगा, माइटोसिस। क्या होगा, माइटोसिस से, ये कैसी कोशिका है बेटा, अगुणित या द्विगुणित, ऑब्वियसली द्विगुणित, क्योंकि स्पर्म ही अगुणित रहते हैं। इनसे दो कोशिकाएं बनती है। इनमें फिर माइटोसिस होता है, इससे भी दो कोशिकाएं बनती है, इस तरीके से। जो पहली कोशिका बनेगी नर जर्म कोशिका से, चलो अपन उसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। ये जो कोशिका है इसको हम बोलेंगे टाइप ए सेल। कौन सी, इसको बोलते हैं अपन टाइप बी। अब टाइप ए और टाइप बी क्या है तो कोशिका पता है बेटा। हम बोलते हैं कि भाई मियोसिस से कितनी कोशिकाएं बनती है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं। ये हम आगे मियोसिस कराने जा रहे हैं, लेकिन स्पर्म कितने बनते हैं, करोड़ों। वो करोड़ों स्पर्म कैसे बनते हैं। ये जो टाइप बी सेल है, इन टाइप बी सेल में हम कहेंगे कौन सी सेल पाई जाती है, स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करती है, स्टेम सेल बहुत सारी और कोशिकाओं का, बहुत सारी और स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन करती है। स्पर्मेटोगोनिया, ये जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी सेल में कोई एक सेल, यहां तक तो कौन सी प्रावस्था चली, गुणन प्रावस्था। यहां पर इस सेल के अंदर क्या होगी, वृद्धि। तो कौन सी अवस्था आएगी, वृद्धि प्रावस्था। अब क्या होगा, इस वृद्धि प्रावस्था के दौरान इसके आकार में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। आकार में ये बढ़ेगी, बढ़ने के बाद में इसमें होगा मियोसिस। क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस दो टाइप का, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। तो क्या होगा, यहां से मैं इसको इधर बता रहा हूं बेटा, आपको कंटिन्यू नीचे ही करना है। ये एक सेल से कितनी सेल बनेगी, अगर ये 2n है तो ये कैसी बनेगी, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी। लेकिन ये मियोसिस है फर्स्ट, लेकिन जिस टाइम मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस फर्स्ट को तो रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। लेकिन मियोसिस सेकंड होता है, उसको हम इक्वेशनल कहते हैं। इक्वेशनल मतलब बराबर। अब गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होगी, इन्हीं का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये n, ये भी n, ये n, ये भी n। ठीक, समझ में आई। इसको तो बोला हमने प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया, इसको बोलेंगे हम द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोला, जिससे ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनी है। इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, किसका निर्माण कर रहे थे, स्पर्मेटिड का निर्माण। स्पर्मेटिड का निर्माण अपने पास में हो गया, ये स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड स्पर्मेटिड बन गए। इस स्पर्मेटिड में वृद्धि प्रावस्था के बाद में कौन सी प्रावस्था हुई, परिपक्वन, यानी कि मैच्योर हो गए। पहला स्टेप कंप्लीट, अभी तक स्पर्म नहीं बना है। सेकेंड स्टेप आता है जिसको हमने बोला था स्पर्मियोजेनेसिस। अब ये स्पर्मेटिड जो है, ये इन स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे।
ये क्या है, स्पर्म या शुक्राणु। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या हुआ, ये एक स्पर्मेटिड नहीं, ये भी स्पर्मेटिड है, ये भी स्पर्मेटिड है, ये भी स्पर्मेटिड, इनसे तो एक ही बनेगा। हम कहते हैं करोड़ों, तो करोड़ों क्या है, ये है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या करती है, वापस स्पर्मेटोगोनिया बनाएगी। सब में यही वाली प्रोसेस होती है। हमने भी तो क्या बात की, स्पर्मेटोगोनिया की तो बात की है ना। तो यहां पर जो स्पर्मेटिड बना, ये स्पर्मेटिड स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस से अगुणित क्या करता है बेटा, अगुणित ये अगुणित स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस स्ट्रक्चर को हम स्पर्म या शुक्राणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से, अब ये शुक्राणु है कहाँ, इस स्ट्रक्चर में बने अभी भी। ये वाली जो स्ट्रक्चर है अपने पास में, ये नर जर्म सेल जो है इसके अंदर है। ये स्पर्म जैसे ही जर्म सेल से बने, ये स्पर्म किस में एम्बेडेड है, ये जो पास में सर्टोली सेल है, इनका जो सिर है वो इन सर्टोली कोशिका में धसा हुआ है। किनका, स्पर्म का। ये जो स्पर्म है वो सर्टोली कोशिका में धसे हुए है, लेकिन बाद में ये सर्टोली कोशिका से धसे हुए है, जो बाद में सर्टोली कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। 3 टर्म आई, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब तो क्या, स्पर्म का निर्माण। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण। और स्पर्मिएशन का मतलब है कि जो स्पर्म बनता है वो सर्टोली कोशिका में धसा रहता है, उस सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना। क्यों धसा रहता है, क्योंकि स्पर्म बना है तो उसको भोजन भी चाहिए, उसको पोषण भी चाहिए। किससे लेगा, सर्टोली सेल से प्रोवाइड करवाएगी, तो वो सर्टोली सेल से पोषण लेता है और बाद में निकल जाता है। तो उस टर्म को अपन बाद में लिखते हैं। आप फिलहाल ये चीज लिखो, 1 मिनट। हाँ बेटा, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 1 मिनट इधर ध्यान देना। स्पर्मेटोजेनेसिस कितनी अवस्था है, 2। कौन कौन सी, स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड के निर्माण में कितनी प्रावस्था है, 3। गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था, परिपक्वन प्रावस्था। ठीक है। इसमें हमने देखा था कि जिस टाइम टेस्टिस की स्ट्रक्चर देखी तो उसके अंदर बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल थी। उसके अंदर हमने देखी थी एक तो नर जर्म कोशिका और कुछ देखी थी सर्टोली कोशिका। नर जर्म कोशिका है, उसमें क्या होता है, एक 2n कोशिका है, द्विगुणित कोशिका, जिसमें माइटोसिस होता है। क्या होता है बेटा, माइटोसिस। माइटोसिस से वापिस जो सेल बनेगी वो कौन सी सेल बनेगी, 2n सेल बनेगी। ये 2n सेल बनेगी। उस 2n सेल में जैसे माइटोसिस होता है तो 2 टाइप की सेल बनती है, एक तो टाइप ए सेल और एक टाइप बी सेल। टाइप ए सेल है जिसमें स्टेम सेल्स होती है, वापस स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है। इसको हमने क्या बोला था बेटा, इसको प्राथमिक नहीं, इसको आप बोल देना ये, इसको बोलना, क्योंकि ये भी स्पर्मेटोगोनिया है तो ये भी क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया मैच्योर होता है, परिपक्व होता है, और इससे जो स्ट्रक्चर बनती है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया। अब इस प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, इस प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया, यही वही इसी की बात मैं कर रहा हूं इधर की तरफ। प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया में, इसको यहां से इरेज कर देना। प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से एक स्ट्रक्चर बनेगी, ये वाली मियोसिस फर्स्ट होगा, जिसमें परिपक्वन अवस्था होगी और एक स्ट्रक्चर बनेगी एन और दूसरी भी एन, 2 कोशिकाएं बनेगी एन एन। इसको अपन बोलेंगे बेटा द्वितीयक। क्या बोलेंगे बच्चा, द्वितीयक स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। इनमें क्या होगा, वापस मियोसिस सेकंड होगा, एम सेकंड लिख रहा हूं। एम सेकंड से किसका निर्माण होगा, स्पर्मेटिड का निर्माण होगा। यही स्पर्मेटिड जो सेकंड स्टेप हमने बात की थी, कौन सी, हमने सेकंड स्टेप की बात की थी, और इस सेकंड स्टेप को क्या बोला था, स्पर्मियोजेनेसिस।
उससे किसका निर्माण हो जाएगा? स्पर्म का निर्माण हो जाएगा। ये स्पर्म किस में धसे हुए होंगे? सर्टोली कोशिका में। सर्टोली कोशिका से इस स्पर्म का रिलीज होना, मुक्त होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है। तो उन 3 टर्म को अपन यहां लेते हैं। सबसे पहली टर्म क्या थी बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि नरजम कोशिका से किसका निर्माण? शुक्राणुओं का। स्पर्म का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द मेल जर्म सेल। सेकंड क्या बात करें? सेकंड हम बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में स्पर्मियोजेनेसिस, यानी इससे लास्ट में जो स्पर्मेटिड बना, क्या बना? स्पर्मेटिड बना। उस स्पर्मेटिड से किसका निर्माण? शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण। चीज समझ में आई? कोई कंफ्यूजन? ओके। थर्ड टर्म बात करते हैं। थर्ड टर्म में अपने पास में क्या है कि स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन। ये जो स्पर्मेटिड से स्पर्म बने हैं, ये स्पर्म किस में धसे हुए होंगे? सर्टोली सेल्स में। स्पर्म सर्टोली कोशिका में धसे रहते हैं। इन सर्टोली सेल्स से स्पर्म का रिलीज होना, विमुक्त होना क्या कहलाएगा? स्पर्मिएशन कहलाएगा। चीज समझ में आई? स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो कुछ चेंजेज आते हैं। क्या चेंज आते हैं? जिससे ये जो स्पर्म है ना, स्पर्म की स्ट्रक्चर क्या होती है अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एक पूरा स्पर्म बनता है जिसके 4 भाग रहते हैं। हेड रहता है यानी सिर, नेक यानी ग्रीवा, मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग, और लास्ट में पूंछ। हेड के अंदर कौन रहता है? जैसे न्यूक्लियस है। नेक में कौन रहता है? मिडिल पार्ट में कौन रहता है? और पूंछ में कौन रहता है? उसकी पूरी स्ट्रक्चर देखेंगे, कौन कौन से बदलाव आते हैं, है ना। जैसे कि आरएनए और जो एसिडिक प्रोटीन होता है वो पूरा का पूरा रप्चर हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। तो पीछे क्या बचा? डीएनए बचा और बेसिक यानी सारीय प्रोटीन बचा, है ना। एक्रोसोम भाग का निर्माण होता किससे होगा? गोल्जी बॉडी से होगा। तो ये सारे चेंजेज है वो अपन इसके बाद में करेंगे। आप यहां तक लिखो। 74 डेज इस पूरी प्रोसेस को, यस बताना भूलिया मैं, ये जो है ना इस पूरी प्रोसेस को यहां लिख देना आप। इस प्रोसेस को होने में कितने डेज लगते हैं बेटा? 74 डेज। 74 डेज का टाइम लगता है। क्लियर? चलो अब कहां से जूम करना है? ये मिडल वाला पोर्शन 74 दिन कितने हो गए? यानी कि टोटल जो अपने पास में नरजम सेल है उससे लास्ट में सर्टोली सेल में धसे हुए स्पर्म का बाहर निकलना, है ना। 74 डेज, और करोड़ों में बनते, है ना। डीजनरेट कब होते? जब उनका पर्टिकुलर यूज नहीं हो पाता। तो फाइनली जो है, जैसे वो स्वामी विवेकानंद वही थे ना, उनको कौन सा कैंसर हुआ था? स्पर्म कैंसर, सॉरी टेस्टिस कैंसर हुआ था। इसलिए हुआ था कि उन्होंने कभी भी स्पर्म को अपनी बॉडी से रिलीज नहीं किया, वो पुरानी मिथ के अकॉर्डिंग, है ना। तो डीजनरेट होते गए, टेस्टिस को पूरा डेवलपमेंट मिला ही नहीं। हाँ बेटा बोलो। प्रोस्टेट वही अपन मतलब कि ग्रंथि रहती है। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या मतलब क्या काम करती है प्रोस्टेट ग्रंथि? इसको बंद कर दे बेटा। प्रोस्टेट ग्रंथि काम लिखा है ममता। प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या काम है? नर जनन तंत्र में देखो